एनडीटीवी राजस्थान में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोटपुतली से है। नीमराना होटल फायरिंग मामले से जुड़ी हुई 3 राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। एनआईए ने 10 स्थानों पर छापेमारी की है। बम्बिहा गैंग का नाम इसमें सामने आया था। मामले में गैंगस्टर नेटवर्क की साठगांठ की पुष्टि हुई है। गैंगस्टर नेटवर्क से बम्बिहा गैंग का अर्श डल्ला गैंग से संबंध मिला है सीधे तौर पर, और ये खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क चलाता है अर्श डल्ला। दरअसल होटल हाईवे किंग पर 35 राउंड फायरिंग की थी और इसी मामले से जुड़ी हुई अपडेट एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर छापेमारी की है और अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि बम्बिहा गैंग का संबंध मिला है सीधे तौर पर, अर्श डल्ला से संबंध मिला है और ये अर्श डल्ला यही है जो खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क चलाता है। तो निजी होटल फायरिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर। मामला कनाडा आधारित खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ा हुआ है, जिसकी गैंगस्टर नेटवर्क से साठगांठ की पुष्टि हुई है। ये हमला 8 सितंबर 2024 को हाईवे किंग में हुआ था, होटल हाईवे किंग में, और 35 राउंड फायरिंग की गई थी। तो कनाडा में बैठकर ये पूरा नेटवर्क चलाता है हिंदुस्तान में। यहाँ फिरौती की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, लोगों में दहशत फैलाई जाती है। और ये अर्श डल्ला जिससे डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट इसका कांटेक्ट है, डायरेक्ट बातचीत है। और अब इस मामले में एनआईए लगातार कार्रवाई करे ताकि इस नेटवर्क से जुड़े हुए व्यक्ति, ये नेटवर्क कहां कहां चल रहा है, इसका खुलासा किया जा सके। तो बम्बिहा गैंग का संबंध मिला है सीधे तौर पर अर्श डल्ला से, और ये अर्श डल्ला आतंकी नेटवर्क चलाता है, खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क, कनाडा में बैठकर। वहीं से ये पूरा नेटवर्क चलाता है हिंदुस्तान में। अलग अलग इसके जो लोग हैं वो जाते हैं, होटल हो, तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनके पास, बड़े बड़े लोगों पर ये नज़र रखता है, मॉनिटरिंग की जाती है इसकी ओर से बाकायदा, और वहाँ पर अपने गुर्गे भेजता है ये। वहाँ पर रंगदारी उनसे मांगी जाती है, फिरौती उनसे मांगी जाती है, और दहशत फैलाना भी एक मकसद है इस अर्श डल्ला का, जो कि एक खालिस्तानी नेटवर्क चलाता है, आतंकी नेटवर्क चलाता है। फोन लाइन पर हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, अपडेट दीजिए। जी मनी, आपको बता दूं कि जो कोटपुतली के नीमराना है वहां से बड़ी खबर है, जहां एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और 2024 में जो नीमराना के एक निजी होटल है वहां एक फायरिंग हुआ था, जिसके सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 राज्यों राजस्थान, हरियाणा और साथ ही दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये जो मामला है ये खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध कुख्यात जो बम्बिया गैंग है उससे बताया जा रहा है। 8 सितंबर 2024 को नीमराना के होटल हाईवे किंग में करीब 35 राउंड फायरिंग की गई थी। साथ ही जो होटल मैनेजमेंट है उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी वसूली गई है। साथ ही आपको बता दूं कि जो पूरा मामला, पूरा वारदात थी, उसके अंदर जो हाईटेक हथियारों का भी उपयोग किया गया, जो कि प्रतिबंधित हथियार थे। और इस पूरी घटना का मकसद जो था वो होटल मालिक से फिरौती वसूलना और इलाके में आसपास दहशत फैलाना था। एनआईए ने इस मामले की जांच दिसंबर 2024 में संभाली थी। तब से ही कई संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमारी भी की गई थी। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, साथ ही कुछ अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी इसमें एनआईए ने जब्त की थी। और जांच में सामने आया कि जो आरोपी अर्श डल्ला है और उसका एक साथी है दिनेश गांधी, उसके निर्देश पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और यहाँ जो उनकी गैंग मेंबर्स है उसके निर्देश पर ही काम कर रहे थे। एनआईए ने बताया कि वहां कनाडा में बैठकर ये लोग यहाँ गैंग को निर्देश देते थे। उसके बाद में जो गैंग है वो राजस्थान, हरियाणा और आसपास, खासतौर पर जो पंजाब और दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, एक डर का माहौल पैदा करते थे। साथ ही जो बिजनेसमैन हैं और जो अन्य जो लोग हैं उनको उनमें दहशत फैलाकर, उनको धमकाकर फिरौती वसूलते थे। और इस जो पूरी फिरौती का जो इस्तेमाल है वो खालिस्तानी संगठनों के लिए फंड जुटाने के लिए किया जाता था। इस मामले में जो एनआईए है
वो अभी फिलहाल जांच कर रही है और इसका मकसद जो पूरी जांच का मकसद है, ये सक्रिय जो आतंकी संगठन है और आपराधिक नेटवर्क है वो उसको पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार ये लोग अपना गिरोह का काम करते थे, कहीं ना कहीं इनकी जो गैंग है वो कोई बड़ी गैंग सामने आ सकती है और उसमें कभी कई और बड़े नाम है वो सामने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो वारदात की गई थी इससे जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां दहशत का माहौल हो गया था। खासकर जो इनके पास जो ऑटोमेटिक हथियार थे और जिस प्रकार से जो प्रतिबंधित हथियारों तक इनकी पहुंच है, इसके बाद जो इलाका है उसमें दहशत हो गई कि ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी गैंग का काम है। उसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में ये पूरा मामला लिया। उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी के संबंध में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमांशु बता रहे हैं कि ये नेटवर्क जो चलाता है अर्श डल्ला कनाडा में बैठकर, इसका मकसद यही है कि खालिस्तानी आतंकियों के लिए फंड जुटाना और डर फैलाना लोगों में। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में आंधी और बारिश हुई है। बारिश और आंधी के चलते प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट आई है। सभी जिलों का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान सामान्य है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में पाकिस्तान, पंजाब और आसपास के लगने वाले उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से राज्य के जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। आगामी 4 से 5 दिन राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के असर की संभावना है। डूंगरपुर में आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर बिजली गुल रही है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली है, पेड़ गिरे हैं, टीन शेड उड़ गए हैं, बिजली गुल हो गई है। आधे घंटे तक बरसात के चलते मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया है। इससे दिन भर की गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। तो देखिए धूल भरी आंधी चल रही है। रात की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रात की तस्वीरें, धूल भरी आंधी चली है, तेज हवाएं चली है और इसका प्रभाव ये हुआ है कि कई पेड़ उखड़ गए हैं, कई टीन शेड उड़ गया है और कई घंटों तक रात में बिजली भी गुल रही लोगों की। लेकिन अच्छी बात ये कि क्योंकि अप्रैल की शुरुआत से ही भीषण गर्मी की मार राजस्थान के लोग झेल रहे थे और मई की शुरुआत भी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा गर्मी सता रही थी। तो कहीं ना कहीं बारिश होने से गर्मी से राहत लोगों को मिली है। तो गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों की बात करें तो उनकी फसलें खराब हुई हैं, मंडियों में सब्जियां खराब हुई हैं और मौसम विभाग कह रहा है कि 7 मई तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। किसानों की मेहनत पर इस बारिश ने पानी फेर दिया। खेत से मंडी तक काफ़ी नुकसान हुआ है। खेत में फसल खराब हो गई, मंडी में सब्जियां खराब हो गई और बेमौसम बारिश में अनाज भी बह गया, यानी कि नुकसान हुआ है किसानों को। किसानों की जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई है। तो तरबूज और टिंडे की फसल नष्ट हुई है किसानों की। ओलावृष्टि से सब्जियों पर काफी मार पड़ी है। और ये आंधी बारिश का दौर 7 मई तक जारी रहेगा, यानी कि कल तक। आज 6 मई है, कल तक ये दौर जारी रहेगा। किसानों की मेहनत पर हालांकि इस बारिश ने पानी जरूर फेर दिया, लेकिन गर्मी से लोगों को, उमस से लोगों को राहत मिली। तो जिले में आंधी और तूफान का कहर दिखा है। कई जगहों पर बिजली गुल रही है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली है और ओलावृष्टि से सब्जियों पर भी मार पड़ी है। मंडियों में बारिश से अनाज खराब हो गया है।
तो बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आलम ये हो गया है कि बारिश से मंडियों में रखा अनाज भीग रहा है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि जब पहले से अलर्ट जारी हो गया था तो फिर एफसीआई के अधिकारियों ने अनाज को कवर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। कोटा मंडी का जायजा लिया है सहयोगी शाकिर अली ने। मौसम में हुए बदलाव के बाद लगातार जो है राजस्थान के कई जिलों में जो है मौसम बदला है, तापमान में गिरावट आई है और आंधी और तूफान के साथ बारिश भी हुई है। लेकिन कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में अब किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। किसान यहाँ पर अपने गेहूं लेकर के पहुंचे, लेकिन किसानों का कहना है कि एफसीआई की ओर से जो खरीद की जा रही है उसमें ढिलाई बरती जा रही है। इस वजह से उनको नुकसान भी हो रहा है। काफी मशक्कत जो है जब बारिश आई उस दौरान इनको करनी पड़ी। कई सारे किसानों का अनाज भी भीग गया। तो बात ही होगा जो भी होगा। बारिश आ गई तो समस्या आ जाएगी। जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? कैसे पढ़ बूढ़े से तो कल का है जमीन तो कल का है जालता है तोले ना रहे अभिशाल है ना रहे अब बारिश में गाँव बीज रहे बड़ा मैं क्या करे अब आओ जब भी तो ये हो सुनाई ना करे हाल तो कोई आप कहाँ से हैं? बट्टीपुरा बीज गया ना बीज गया वहाँ तो सुबह का आए थे यहाँ। हाँ। तो क्या कह रहे हैं एफसीआई वाले? वाला तो आ ही नहीं रहे ना मौसम अगर और खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आप। बारिश हो गया मंत्री जी को फोन कर दियो तो जब भी ना रहा तो ये लाल जी मंत्री जी ने जाके माना गंडी कर दी वहां की अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ उनको। अब यहाँ कोई भी ना 5 मिनट हो गया 10 मिनट हो गया 15 मिनट हो गया कोई भी ना आया तो पांच बार ना रहे कोई भी। नुकसान तो किसानों को ये हो रहा है कि किसानों को मजबूर होके ये गेहूं यदि एफसीआई नहीं लेती है आज की तारीख में तो 2400 रुपए में बेचना पड़ेगा और किसानों को 175 रुपए का घाटा सीधा सीधा प्रति क्विंटल हो जाएगा। और एफसीआई वालों की नीयत में कुछ खोट नजर आ रहा है। मौसम का बहाना बना रखा है। उनके भरे हुए कट्टे बाहर मैदान में पड़े हुए वो भीग रहे हैं, उनकी तो चिंता नहीं है। और किसान का सूखा गेहूं तुलाने में उनको परेशानी और उनके पेट में कीड़ा लग रहा है, मतलब पेट दर्द हो रहा है उनका। किसान को अच्छे पैसे यदि मिलते हैं तो उनका पेट दर्द होता है। निश्चित रूप से किसान अपना माल लेकर 2-2 दिन पहले तक मंडी में पहुंच रहा है। उनके टोकन जारी हो चुके हैं, उन्हें समय दे दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की लेट लतीफी उदासीनता एफसीआई और मंडी प्रशासन दिखा रहा है, निश्चित रूप से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज अभी तक एफसीआई के अधिकारियों ने क्वालिटी इंस्पेक्टर ने यहाँ आकर इनका माल को देखा नहीं है, पास नहीं किया है। इसका कारण यह है कि एफसीआई वाले माल खरीदना ही नहीं चाहते। उनका एक बहाना है कि हमारा कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार के निर्देश है कि 30 जून तक माल खरीदा जाएगा। अब आज अगर इस स्थिति में बारिश पड़ जाती है और किसान का माल भीग जाता है या दाने में फर्क आता है तो यही एफसीआई के कर्मचारी अधिकारी किसान का माल को नापास करेंगे और फिर किसान से पैसा लेने के बाद उसको पुनः पास किया जाएगा। दिक्कत तो हो रही है ना। अभी बोल रहे हैं कि ट्रॉली खाली मत करो, कहीं ये माल उठ जाने दो, फिर कल तक वापिस दोबारा तुला लेना। अभी दूसरों के तो ये यहाँ थोड़ी पड़े रहेंगे। एफसीआई लगातार गेहूं की खरीद कर रही है, लेकिन क्योंकि अब किसान मौसम क्योंकि बदला है, मौसम के बदलने के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। जो भी किसान मंडी पहुंच रहा है वो चाहता है कि उसका जल्द गेहूं जो है उसका खरीद लिया जाए ताकि उसको नुकसान ना हो। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और चलिए बात करेंगे जल जीवन मिशन घोटाले की। इस मामले को लेकर जो जांच है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 12 इंजीनियर्स पूछताछ के लिए दोबारा तलब किए गए हैं। 2 बड़ी फर्मों के भुगतानों पर मांगा गया स्पष्टीकरण। कंपनियों की पेमेंट डिटेल्स में अनियमितताएं मिली हैं। 4 अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं और 8 एक्सीएन जिन्हें तलब किया गया इस मामले में। तो 2 बड़ी फर्म गणपति और श्री श्याम फर्म द्वारा किए गए भुगतानों पर सफाई मांगी गई है। ईडी को इन दोनों कंपनियों की पेमेंट डिटेल्स में अनियमितताएं नजर आई हैं, जिसे वेरीफाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। उन्हें अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा 4 अतिरिक्त मुख्य अभियंता और 8 एक्सीएन को ईडी ने तलब किया है। पूछताछ का दायरा जयपुर रीजन 1, जयपुर रीजन 2, अजमेर और अलवर रीजन के इंजीनियर्स तक पहुंच चुका है। गुजरात में राजस्थान के सांसद, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। विधायकों और सांसदों का वर्कशॉप 3 दिनों तक चलेगा। एक तरफ
बीजेपी के विधायक और सांसद गुजरात केवड़िया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसा तो मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कांग्रेस आज इसलिए कुछ राज्यों में सिमट चुकी है। प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए गहलोत ने कहा था कि ये बेहद ही आश्चर्यजनक है कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और बीजेपी विधायक दल समेत गुजरात में आलिशान टेंटनुमा रिजॉर्ट में प्रशिक्षण लेने के लिए जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार बने 1.5 साल हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या बीजेपी हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर, उदयपुर इन तमाम शहरों में हुई थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो सीएम ने पलटवार किया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। आलोचना जो है वो आलोचना के साथ में सलाह भी होती है। मेरे अपने अनुभव हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर मैं बात कहूँ खाली आलोचना करने के लिए नहीं कहूँ बल्कि उसमें कुछ सलाह भी होती है। अब समझने वाला समझता है, अलग बात है, डिपेंड करना है कि वो क्या समझते हैं, वो उनके ऊपर है। तो मेरी इच्छा है कि मैं कोई बात कहूँ, आलोचना करूँ तो साथ में कोई सलाह भी दूँ मैं, इसलिए मैंने कहा। और मुख्यमंत्री जी ने शायद कहा कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए। और इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिख रहे हैं कि ये बेहद ही आश्चर्यजनक है कि आज से अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और भाजपा विधायक दल समेत गुजरात में आलिशान टेंटनुमा रिजॉर्ट में प्रशिक्षण देने के लिए जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बने 1.5 साल हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या बीजेपी हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर, उदयपुर इन शहरों में हुई थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? तो गुजरात में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री सभी विधायकों, सांसदों को आज संबोधित कर सकते हैं। उससे पहले उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पहली है मॉर्निंग वॉक की तस्वीर और तस्वीर दूसरी है राजस्थान बीजेपी ने सुशासन और जन समर्थन मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल की ट्रेनिंग लेने की पहल की है। इसके तहत मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर से खबर है, पत्नी के अफेयर से परेशान होकर युवक ने सुसाइड कर लिया फंदा लगाकर। लेकिन सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया है और 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी इस मौत के लिए जिम्मेदार है। उसका 11 साल से अफेयर चल रहा था और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इंसाफ चाहिए। मौत का जिम्मेदार
3 लोग हैं, एक मेरी वाइफ, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड अनिल, तीसरा संजू। ये तीनों लोग मिलके ना मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को शेयर करना। और मैं गया था कंप्लेंट वैशाली नगर लिखवाने, मगर वैशाली नगर में मेरी ना कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई है। तो चाहता हूँ कि मुझे ना इंसाफ मिले, प्लीज़ भाई। तो राजस्थान की सियासत में पहली बार किसी विधायक की रिश्वत कांड ने तूफान ला दिया है। बागेदौरा से बीजेपी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। 20 लाख रुपए की रिश्वत की रकम बरामद की गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि गिरफ्तारी के बाद विधायक की विधायकी बच पाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है। और दूसरी तरफ इस मामले पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले विधायक रिश्वत कांड में कई नए अहम खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने खनन कंपनी से विधानसभा में लगाए गए 3 सवाल वापस लेने के बदले 10 करोड़ की मांग की थी और सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ था। रविवार को एसीबी ने ट्रैप किया तो विधायक का निजी सचिव रोहित रिश्वत के 20 लाख की रकम लेकर फरार हो गया था। एसीबी ने सोमवार को 20 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। गिरफ्तारी के बाद विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने कहा कि मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ कहेंगे आप? एसीबी ने इस मामले में विधायक के खिलाफ तकनीकी सबूत भी जुटा लिए हैं। जयपुर में एमएलए आवास के सभी सीसीटीवी फुटेज सीज कर दिए गए हैं। सर्वर रूम की भी एफएसएल टीम से जांच करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, एसीबी ने विधायक के गनमैन, ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारियों और सोशल मीडिया संभालने वालों से भी पूछताछ की है। सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऐसे मामलों में पहले कोर्ट का फैसला जरूरी होता है, उसके बाद ही विधायकी पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के विश्वास से खिलवाड़ हुआ है। अगर ये जांच हो रही है, अगर ये सही पाया गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना शायद राजस्थान में पहली बार हुई है। राजस्थान विधानसभा में विधायक जयकृष्ण पटेल ने बीते सत्र के दौरान 11 जुलाई 2024 को अवैध खनन, फार्म हाउस, वन्य जीव और नशा तस्करी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल किए थे। विधानसभा में इन्हीं खनन से जुड़े सवालों को हटवाने को लेकर रिश्वत का खेल शुरू हुआ। ये पहली बार है जब राजस्थान में कोई विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई और एसीबी की जांच पर टिकी है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। पुष्कर में इंस्टाग्राम लाइव पर फैक्ट्री कर्मचारी गोविंद गुर्जर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राकेश गुर्जर, विकास चौहान और मोहित कुमावत शामिल है, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थानाधिकारी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कर्मचारी गोविंद गुर्जर को इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर एक कड़ा संदेश भी दिया गया है। 2 दिन पहले गोविंद गुर्जर ने थाने पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसको इंस्टाग्राम पे लाइव आके जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे उसकी रिपोर्ट पे एक प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण के अनुसंधान से ये सामने आया कि 3 जो लोग हैं, जिसमें राकेश गुर्जर है, विकास चौहान है, मोहित कुमावत है, तीनों लड़के पहले तो एक दिन पहले उसके घर पे जाके धमकी दे के आते हैं और दूसरे दिन शाम के टाइम इंस्टाग्राम पे लाइव आकर उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।
जिस पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाकर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के आदर्श नगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। CFCD के कार्य के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, साथ ही उनके घरों में पानी भरने लगा है। कॉलोनी के लोगों ने समस्या को लेकर नगर निगम को अवगत भी कराया, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 1 महीने से ये परेशानी बनी हुई है। पानी से भरा पड़ा है, हर साल की समस्या है और ये महीनों से ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ से आदमी निकल नहीं सकता। नाले की कभी सफाई नहीं हुई और सफाई यदि होती है तो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, पैसा उठ जाता है, निगम पैसा ठेकेदार उठा लेते जो भी कुछ है, बाकी सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। जगह 1-2 जगह से खोलेंगे, मेन होल खोल के उसको निकाल देंगे और नाला आज भी यदि आप देखोगे तो पूरा भरा हुआ है। वहीं जमवा रामगढ़ के आंधी थाना पुलिस ने दुकान में कॉपर वायर चोरी करने के मामले में अंतर जिला गैंग का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी मोहन, मुकेश, सोनू और महावीर बावरिया नरेना इलाके के निवासी हैं। उनके खिलाफ 6 मामले यहां पर थानों में दर्ज हैं। और आपको जानकारी दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि अप्रैल महीने में आंधी बाईपास स्थित दुकान में कॉपर वायर के बंडल चोरी की घटना हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में हरियालो राजस्थान मिशन और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जुलाई महीने में वृक्षारोपण की योजना पर चर्चा हुई है। जिले को 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। कलेक्टर ने सभी विभागों को जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पौधों की वर्ष भर देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। बैठक में वृक्षारोपण के लिए भूमि चयन, पौधों की उपलब्धता और नर्सरियों में प्लांटेशन पर विचार विमर्श किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना है।